Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्म बिल। राइट, एग्रीकल्चर का एक बैकग्राउंड देने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर के दोनों सीरीज देख सकते हैं ताकि फार्म बिल आपको एक इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। फार्म बिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो सितंबर 2020 के अंदर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपना सिग्नेचर किया था तीनों एग्रीकल्चर बिल के ऊपर, जो पहले पार्लियामेंट ने पास किए हुए थे। और ये बिल कौन कौन से हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, तो ये बिल तीन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो मामला अभी चल रहा है। ठीक है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो चल रहा है तो बेसिकली ये तीन लॉज जो है सरकार ने पास किए, इसके खिलाफ ये सब चल रहा है। तो क्या बात है इसके अंदर वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले बिल की, जिसका नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 14 सितंबर को और पास किया गया था 17 सितंबर को। फिर राज्यसभा के हाथ में गया था ये 20 सितंबर को। फाइनली प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था जब राज्यसभा से भी पास हो गया 24 सितंबर को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। बैकग्राउंड की बात करें तो 5 जून को ये जो बिल है यूनियन कैबिनेट ने इसका ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था। एक्ट की अगर हम बात करें ये वाले, तो ये एक नेशनल फ्रेमवर्क बना के देता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, जो कि एक एग्रीमेंट होगा फार्मर्स एंड बायर्स के बीच में। बिफोर दी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन या रेयरिंग के पहले होगा, किसी भी फार्म प्रोड्यूस इसका जो फार्मर उगाता है। प्रोविजन की बात करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन आपका फार्मिंग एग्रीमेंट। ये जो एक्ट है ये फार्मिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है फार्मर्स एंड बायर्स के बीच में। तो जब प्रोडक्शन होता है या तो रेयरिंग होता है किसी भी फार्म प्रोड्यूस का, उसके पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लेना होता है। अब इस एग्रीमेंट का एक और प्रोविजन में आप देख लो कि मिनिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट बोला गया, यानी कि एक मिनिमम पीरियड क्या होगा इस एग्रीमेंट का। ठीक है, तो वो है एक क्रॉप सीजन का या तो एक प्रोडक्शन साइकिल का, लाइफ स्टॉक का। ठीक है, तो ये मिनिमम पीरियड होगा ये आपके फार्मिंग एग्रीमेंट का। मिनिमम है तो मैक्सिमम पीरियड भी होगा, तो मैक्सिमम पीरियड इसका है 5 साल तक का। ठीक है, ये 5 साल से बियॉन्ड भी जा सकता है प्रोडक्शन साइकिल के। ठीक है, और अगर ये बियॉन्ड जा रहा है तो मैक्सिमम पीरियड जो फार्म एग्रीमेंट के अंदर होगा वो म्यूचुअली फार्मर्स एंड जो बायर है वो डिसाइड करके फिर वो एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। प्राइसिंग क्या होगी फार्म प्रोड्यूस की? तो प्राइसिंग का जो कंसर्न है फार्म प्रोड्यूस का, उसका जो प्रोसेस रहेगा कि भाई किस तरह से हम लोग प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, वो सब भी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि जो फार्मर है और बायर है वो कैसे इस प्राइस के कंक्लूजन पर आए, क्या प्रोसेस इन लोगों ने अपनाया। और प्राइस जो है वो वेरिएशन वाला हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी एक गारंटीड प्राइस का प्रोविजन है जो प्रोड्यूस और क्लियर रेफरेंस बताता है कि भाई एडिशनल अमाउंट जो होगा गारंटीड प्राइस के ऊपर, वो सब भी स्पेसिफाइड किया जाएगा कि हाँ अगर ये कुछ XYZ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग गारंटीड अमाउंट इतना देते हैं, इससे भी ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक एक चीज़ जो है वो एग्रीमेंट में लिखी जाती है। अब इस एग्रीमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई फार्मर की ओर से या तो बायर की ओर से, तो उसको सॉल्व करने के लिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का भी प्रोविजन है। यहाँ पर 3 लेवल की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाई जाएगी: कंसिलिएशन बोर्ड, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एपेलेट अथॉरिटी। राइट, सेकेंड बिल की बात करते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। तो सेम लोकसभा के अंदर 14 तारीख को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 17 तारीख को इसको पास किया था, 20 तारीख राज्यसभा के अंदर गया और 24 तारीख को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया। सेम मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और 5 जून को इसका ऑर्डिनेंस जो है वो यूनियन कैबिनेट में प्रोमलगेट हुआ था। राइट, इस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलरली ये जो एक्ट है वो इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में बात करता है। फार्मर्स के प्रोड्यूस का जो फिजिकल परमाइसिस APMC के बियॉन्ड भी जा सकता है, यानी कि आप अपने आसपास के APMC के अलावा भी कहीं पर भी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो है वो अपना फार्म का प्रोड्यूस जो है बेच सकते हैं। राइट, प्रोविजन की बात करते हैं।
तो ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोविजन, सबसे पहला प्रोविजन, इस प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है, तो ये एक्ट अलाउ करता है फार्मर्स को कि वो आउटसाइड द एरिया ट्रेड कर सकता है डायरेक्टली फार्म गेट के साथ, फैक्ट्री प्रेमाइसिस के साथ, कोल्ड स्टोरेज के साथ एंड सो ऑन। पहले क्या था, सिर्फ एपीएमसी यार्ड या मंडी के साथ ही इनको डील करना पड़ता था, वहीं पर इनका माल जो है वो बेचना पड़ता था। सेकंड है ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल। तो ये एक्ट जो है वो एक ल्यूक्रेटिव प्राइसेस के लिए फार्मर्स को ऑल्टरनेट ट्रेडिंग चैनल प्रोवाइड करके देंगे, जिससे क्या होगा कि जो बैरियर्स है इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट का ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, वो सब हटा दिए जाएंगे। फिर इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात हुई है, तो एडिशनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी अलाउड होगा शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूसेस का। ठीक है, जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस एक शेड्यूल लिस्ट के अंदर होगा उसका ट्रेडिंग किया जाएगा ऑनलाइन भी। ये डायरेक्ट और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग फैसिलिटी देता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट। इसके लिए सरकार ने एक पहले स्कीम लॉन्च किया था ई नाम करके। तो बेसिकली ई नाम होता क्या है उसमें कि जितने भी आपके मंडीज है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ला दिया गया है। यानी कि से फॉर एग्जांपल मूंगफली अगर उगाई है किसी खेडूत ने, तो वो अपने आसपास की मंडी में नहीं, अगर बाहर बेचना चाहता है जहाँ पर इनको रेट ज़्यादा मिले, ठीक है, तो वो ई नाम ऐप पर देख सकता है और वहीं से डील कर सकता है अपने पीनट्स का, राइट। चौथा है फ्री मार्केट फीस एबोलिशन। इस एक्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था मार्केट फीस या सेस फार्मर्स ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन सबको एबोलिश करने की बात की गई है। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 14 सितंबर को, पास किया गया लोकसभा से 15 सितंबर को, राज्यसभा ने पास किया था इसको 22 सितंबर एंड प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था 26 सितंबर, और यूनियन कैबिनेट ने इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया था 5 जून को। इस एक्ट के अंदर मेजर बात क्या कही गई है, तो ये जो इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है ये इनेक्ट करेगा 1955 वाला एसेंशियल कमोडिटी वाला एक्ट, राइट। तो ये एक्ट किसके बारे में बात करता है कि एंश्योर रहे एक डिलीवरी का जो भी कमोडिटीज या प्रोडक्ट एसेंशियल हो और उसका कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना करे। अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मल लाइफ जो लोगों की है उस पर अफेक्ट करेगा। तो कौन सा जो प्रोडक्ट है या तो गुड्स है वो एसेंशियल है, तो फूड स्टफ हुआ, ड्रग्स, फ्यूल्स एटसेट्रा। इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या रहेगा? फर्स्ट, जो भारत सरकार है वो रेगुलेट करेगी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे कमोडिटीज़ का जो एसेंशियल कैटेगरी के अंदर आया हुआ है, ताकि ये कस्टमर तक अवेलेबल रहे फेयर प्राइसेस पे या तो रीजनेबल प्राइसेस पे। सरकार जो है वो एमएसपी भी फिक्स कर सकता है पैकेज प्रोड्यूस का, जिसको भी वो एसेंशियल कमोडिटी पर टैग किया हुआ है। जैसे कि आप कंसिडर करो लाइव एग्जांपल एक अभी वाला कि लॉकडाउन के समय पर सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब एसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट में डाला गया था और सरकार ने क्या किया था, इनकी एमआरपी को फिक्स कर दिया गया था कि इससे महंगा आप ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं बेच सकते, ना ही इसका कोई होर्डिंग कर सकता है। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी कमोडिटीज़ को ऐड कर सकता है जब भी नीड लगती है, ठीक है, या तो कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो। उसके अलावा अगर किसी सप्लाई का किसी भी गुड्स का सप्लाई शॉर्ट हो गया या तो उसकी प्राइस बढ़ गई, तो सरकार उसको नोटिफाई करके इस एसेंशियल लिस्ट की कमोडिटी में डालकर स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या रहेगा, तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होगी वो चूज कर सकती है नॉट टू इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन एज नोटिफाइड बाय सेंटर, कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन वो एडिशनली ना डाले जो भी सेंटर ने बताया गया है, नोटिफाई किया गया है। हाउएवर वो रेस्ट्रिक्शन किस पर डाल सकता है, ट्रेडर्स हैव टू इमीडिएटली सेल एनी स्टॉक्स। रेस्ट्रिक्शन क्या बोलेगा कि अगर ट्रेडर ने इस प्रोडक्ट का स्टॉक करके रखा है तो इसको वो इमीडिएटली सेल कर दे और जो मैंडेटेड क्वांटिटी है उतना ही वो अपने पास रखे, बाकी का मार्केट के अंदर दे दे। ये किया जाएगा टू इम्प्रूव द सप्लाई एंड टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो इस अमेंडमेंट के बाद जो भारत सरकार है वो सर्टेन कमोडिटीज़ को एसेंशियल लिस्ट में डालेगी, जिसका वो रेगुलेट कर सकती है सप्लाई एंड प्राइसेस। अगर कोई वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइस हुआ या तो कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ तो।
ये जो कमोडिटीज़ है उसको डीरेगुलेट किया गया है, जैसे कि फूड आइटम्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, ऑनियन, एडिबल ऑयल सीड्स एट्सेट्रा। स्टॉक लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो इम्पोजिशन है किसी भी स्टॉक के लिमिट का एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का, वो प्राइस राइज के आधार पर रहेगा। ठीक है, इट कैन बी इम्पोज्ड अगर 100% इंक्रीज हुआ रिटेल प्राइस में किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, तो स्टॉक लिमिट लगा दी जाएगी। और 50% इंक्रीज हुआ किसी भी रिटेल प्रोडक्ट का जो नॉन पेरिशेबल गुड्स होगा, तो ऐसे केस में भी स्टॉक लिमिट लगा दी जाएगी कि इतने से ज़्यादा स्टॉक कोई रख नहीं सकता, नहीं तो फिर उन पर केस होगा। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? जो इंक्रीज होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा प्राइस प्रिवेलिंग से इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द 12 मंथ्स। 12 महीने पहले क्या प्राइस था उसको नज़र में रखा जाएगा, या तो एवरेज रिटेल प्राइस पिछले 5 साल का लिए जाएगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, और इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा प्राइस राइज का। क्लियर? तो ये जो 3 बिल है उसमें जो बातें की गई है, प्रोविजंस है, उस हिसाब से अब तक तो सब ठीक चल रहा है। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो इंडियन फार्मर्स को डर लग रहा है कि दे माइट लूज मोर देन दे कुड गेन से ज़्यादा यहाँ पर इनको खोना पड़ेगा ज़्यादा इस फार्म्स लॉ 2020 या तो फार्मर्स बिल 2020 के अंदर, और इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि फार्म लॉज को लाकर अमेंडमेंट किया जाए, लेकिन फार्मर्स चाहती है कि भाई ये लॉज वापस आप लोग खींच लो, इनको कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फार्मर्स ऐसा सोचती है, फार्मर्स कहती है कि अगर आपने, जब तक आप बिल वापस नहीं खींचोगे तब तक हम हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। तो लाइक द गवर्नमेंट ब्रॉट 3 बिल्स, दे शुड ऑल्सो ब्रिंग एमएसपी। फार्मर्स का कहना है कि जैसे सरकार ये 3 बिल लाई तो उसके अंदर एमएसपी का भी जिक्र कीजिए जो किया हुआ नहीं है। राइट, सबसे पहले डिमांड तो ये थी फार्मर्स की, नंबर 1। देन कम्स एक रिपोर्ट था अल जजीरा का, उसके हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो 27 साल के राजपिंदर सिंह जो थे, उन्होंने ये बोला कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर्स को कॉरपोरेट्स के हाथों में छोड़ रही है, और हमको ये बिलीव हो रहा है कि फार्मर्स जो जैसे कि स्मॉल लैंड होल्डर्स वाले होंगे, उनके पास इतना बार्गेनिंग पावर नहीं होगा जितना प्राइवेट प्लेयर्स के पास होते हैं, वो बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं। राइट, फर्दर हम लोग बात करते हैं, फार्मर्स का जो एगिटेशन है वो है इन 3 कंटेंशियस फार्म बिल के अगेंस्ट में। एज ऑफ 29 दिसंबर 2020 34 डेज हो चुके थे उस प्रोटेस्ट के। फार्मर्स यूनियन ने 29 दिसंबर को एक्सेप्ट किया सेंटर का प्रपोजल। उस टाइम पर सेंटर ने एक प्रपोजल किया था, सेंटर ने बोला कि हम लोग 6 राउंड ऑफ टॉक्स करेंगे। तो एगिटेशन के बाद फार्मर्स ने सरकार का ये प्रपोजल अपनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनविटेशन सेंड किया था बातचीत के लिए 30 दिसंबर को 40 फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, और उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था। लेटर के हिसाब से जो यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अजय अग्रवाल जी ने भेजा था कि जितने भी इश्यूज है फार्मर्स के रिलेटेड, इंक्लूडिंग जो 3 लॉज है फार्म लॉज के, उसके अलावा एमएसपी का प्रोक्योरमेंट, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स है दिल्ली के आसपास के खेतों के, वो लोग क्या करते हैं, सर्दियों के टाइम पर जो उनका वेस्ट बुशल्स वगैरह रहता है उनसे निपटने के लिए ये जला देते हैं। इससे क्या होता है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी ये लोग बात करना चाहते थे। फिर जो एडजॉइनिंग एरियाज का ऑर्डिनेंस है उसके रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 भी डिस्कस किया जाएगा इन 40 फार्मर्स के यूनियन के साथ। 6 राउंड ऑफ टॉक हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में, और फार्मर्स यूनियन के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हुई, और कंक्लूजन आया किस चीज़ पर? एक तो एनवायरमेंटल एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर। हाउएवर जो डिमांड था कि 3 लॉज आप वापिस से खींच लीजिए या तो लीगल गारंटी दीजिए एमएसपी पर, वो इनकंक्लूसिव रहा था। उसके बाद प्रोटेस्ट जारी रहा। देन 7th राउंड ऑफ टॉक आया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फार्मर्स यूनियन के बीच में 4th ऑफ जनवरी
2021 में विज्ञान भवन के अंदर, लेकिन इसमें भी बातचीत फेल हो गई कंक्लूजन आने पर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ये बोला कि अगर इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई 4 तारीख को, तो ये लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे 6 तारीख को और 26 तारीख को जनवरी में। एज पर द फार्मर्स लीडर अराउंड 3000 ट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे इस मार्च के अंदर, ठीक है, जो 7 तारीख को या 6 तारीख को होगी, कुंडली मानेसर पलवल या तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे पर, और एटलीस्ट 500 लोग जो है वो कुंडिल गाजियाबाद पलवल या तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हो गए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि जो 2 एक्सप्रेस हाईवे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये दिल्ली के इर्द गिर्द बना हुआ है पूरा का पूरा। जो 8 राउंड ऑफ टॉक था फिर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और फार्मर्स यूनियन के बीच में, ये 8 तारीख को हुआ था 2 बजे विज्ञान भवन में। फार्मर्स के यूनियन ने सरकार को बोला कि आप ये फार्म्स का लॉ वापस खींच लो, लेकिन सरकार ने बोला कि आप कोई सजेशन दे दीजिए अमेंडमेंट के लिए, हम लोग वो अमेंडमेंट कर देंगे। फिर 9th स्टॉक हुआ 15th को, 10th स्टॉक शेड्यूल हुआ 19 को, लेकिन पोस्टपोन हो गया था ये 20 तारीख तक का। सरकार ने प्रपोज किया फार्मर्स की यूनियन को कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्म्स लॉ है, जो हमने पास किया है फार्म का लॉ, उसको हम लोग चलो होल्ड पर रख देते हैं 1 और हाफ ईयर यानी कि 1.5 साल तक। एमिड द सेट पीरियड जो रिप्रेजेंटेटिव है फार्मर्स यूनियन के और जो सरकार है वो बोलते हैं कि भाई हम लोग इस पर इस फार्म बिल पर सहमत नहीं है, इस पर चर्चा चाहिए, हमको इस पर सॉल्यूशन चाहिए, राइट, फार्मर्स यूनियन ने बोला। फिर 11 स्टॉक हुआ दोनों के बीच में 22 तारीख को। फार्मर्स ने रिफ्यूज़ किया सेंटर का दूसरा प्रपोजल कि हम लोग 1.5 साल तक टाल देंगे, और इस पर भी, इस स्टॉक पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। फाइनली 26 तारीख को ट्रैक्टर की रैली हुई थी, और उस ट्रैक्टर रैली के अंदर क्या हुआ वो आप सबको पता ही है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रपोज ट्रैक्टर रैली फार्मर्स ने बताई है 26 तारीख को रिपब्लिक डे पर, ठीक है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर मैटर है, तो दिल्ली पुलिस उसको डिसाइड करेगी कि इन फार्मर्स को दिल्ली में एंटर करने देना है कि नहीं करने देना। जो ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एट द कैंप साइट ऑफ सिंगू, टिकरी, गाजियापुर बॉर्डर पर, वहाँ पर इन लोगों ने मैसिव ट्रैक्टर रैली किया था इस फार्म लॉस के अगेंस्ट में 72nd रिपब्लिक डे पर यानी कि 26 जनवरी पर। और क्या हल्ला हुआ वो आप सबको पता ही है, जैसे कि उन लोगों ने दिल्ली के अंदर एंटर करके कुछ लोग जो है लाल किले पर चढ़ गए थे और वो सब मामला हुआ था। उस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने अराउंड 300 बैरिकेड्स टूटे ऐसा रिपोर्ट बताया। 17 सरकारी व्हीकल्स को डैमेज हुआ इस प्रोटेस्ट के अंदर। दिल्ली पुलिस ने 38 केसेस रजिस्टर किए एंड मोर देन 84 अरेस्ट किया था इस कनेक्शन के अंदर, इस वायलेंस के अंदर, जो कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर हुआ था। देन फार्मर्स ने बोला कि हम लोग चक्का जाम अरेंज करेंगे 4 फरवरी को, ऐसा इन लोगों ने अनाउंस किया। किसने अनाउंस किया था? भारतीय किसान यूनियन ने। इनके लीडर है राकेश टिकैत। उन्होंने ये बोला कि हम लोग 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे 6 तारीख को। एज पर द स्टेटमेंट जो फार्मर्स ग्रुप ने दिया था, उन्होंने बोला कोई भी चक्का जाम प्रोग्राम इनसाइड द दिल्ली हम लोग नहीं करेंगे, सिंस ऑल द प्रोटेस्ट साइट्स आर ऑलरेडी इन दी चक्का जाम मोड, कि जितने भी प्रोटेस्ट साइट है ये सब ये ऑलरेडी चक्का जाम मोड पे ही है। जितने भी रोड एंटर कर रहे दिल्ली के वो ओपन रहेंगे। फर्दर हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स ने क्या किया था, अर्हित्यास के ऊपर रेड किया था। ये बेसिकली एक मंडी है पंजाब के अंदर। तो इनकम टैक्स ने क्या किया, सबसे पहले एक नोटिस इशू किया था इन लोगों को, और 4 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करने के बाद इनके ऊपर रेड डाली थी। और इनकम टैक्स ने कोई वेट नहीं किया था इनके नोटिस पर रिस्पॉन्स आने तक, बट डायरेक्टली रेड करने लगे थे। तो 16 अर्हित्यास को इस तरह से इनकम टैक्स ने क्या किया, नोटिस भेजा था। यूनियन के लीडर्स के हिसाब से जो अर्हित्यास है वो फार्मर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े इस प्रोटेस्ट के लिए अगेंस्ट दिस लॉ, और इसीलिए सरकार ने एक अटेम्प्ट डाला इनकम टैक्स का और रेड करके। और इस तरह से सरकार चाहती है कि फार्मर्स और ये यूनियन जो है यूनिटी अर्हित्यास के साथ वो टूट जाए। और इसीलिए अर्हित्यास जो स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर है, उन्होंने डिसाइड किया था
कि ये लोग ग्रेन मार्केट्स को बंद रखेंगे स्टेट के अंदर 22 से 25 दिसंबर तक टू एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट ओवर द इनकम टैक्स रेड. नेक्स्ट कम्स कि वाई फार्मर्स रिजेक्ट द सेंट्रल्स प्रपोजल. तो उसके कई सारे कारण हैं और जो सेंटर ने प्रपोज किया था उस हिसाब से हम देख लेते हैं. 4 चीज़ें प्रपोज की थी. सबसे पहले कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेवी कर सकता है सेस को प्राइवेट मंडीज में. सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो लोग रिटर्न एश्योरेंस देंगे कि हम लोग एमएसपी का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रखेंगे. थर्ड, सेंटर ने प्रपोज किया था कि जो डायरेक्ट कि वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे कि वो किस तरह से ट्रेडर्स को रजिस्टर करे और उनको रेगुलेट करे. फोर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ है उसके अंदर फार्मर्स को ऑल्टरनेटिव अप्रोच मिलेगा कि ऑल्टरनेटिव प्रोविज़न मिलेगा जिसमें वो डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और उनका लैंड जो है वो सेफ रहेगा. उस लैंड के ऊपर कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा फार्मर्स को, राइट, और मॉर्गेज के लिए. तो फार्मर्स का लैंड प्रोटेक्टेड रहेगा. तो उसके अंदर फार्मर्स ने क्या बोला इन प्रपोजल के खिलाफ. सबसे पहले हम बात करते हैं लेवीज ऑफ फीस की या सेस की. तो पहले एक्ट के अंदर बोला गया कि कोई भी सेस वगैरह नहीं लगेगा और फिर बोला कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मंडीज के ऊपर सेस लगा सकती है. तो एक वो प्रॉब्लमेटिक हो गया. फिर सरकार ने बोला कि एमएसपी सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, हम लोग रिटर्न में दे रहे हैं. फार्मर्स बोल रहे रिटर्न में नहीं चाहिए, इसको कानून में डालो, बिकॉज रिटर्न में आप दे रहे हो, कल उठकर आप मना भी कर सकते हो बिकॉज रिटर्न लिखा हुआ वो लीगल टेंडर नहीं है जब तक वो एक्ट के अंदर नहीं है. फिर तीसरा है सेंट्रल स्टेट को डायरेक्ट करेगी. तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है बिकॉज स्टेट के अंडर में आता है पूरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, उसमें सेंटर डायरेक्ट नहीं कर सकती रेगुलेट करने के लिए. और चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऑल टुगेदर फार्मर्स को प्रॉब्लम है ही है. इनको ये लग रहा है कि भाई जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फार्मर्स को एंड फार्मर्स के प्रोड्यूस को, और इतना भाव नहीं मिल सकता. और उसके अलावा प्राइवेट मंडीज में अगर आपको सेस लेवी वगैरह करना है तो फार्मर्स को ये भी डर है कि कल उठकर ये लोग एपीएमसी को बंद ना कर दे. तो ऐसे कई सारे रीजंस है. सबसे पहला एमएसपी, दूसरा एपीएमसी को बंद होना, तीसरा स्टेट का पावर कम हो जाना, और चौथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो ऐसे कई सारे इश्यूज है फार्मर्स के. फर्दर हम लोग बात करते हैं कि फार्मर्स आर एप्रीहेंसिव अबाउट गेटिंग एमएसपी फॉर देयर प्रोड्यूस. अदर कंसर्न क्या है कि अपर हैंड जो है वो किसको मिलेगा, एग्रीकल्चर बिजनेस या तो बिग रिटेलर्स को. तो फार्मर्स को डिसएडवांटेज होगा. जो बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स को मिलना चाहिए फ्रॉम कंपनीज वो शायद ना मिले इतना. और फार्मर्स को ये भी डर है कि ये लोग जो बड़ी कंपनी है वो प्राइसेस को डिक्टेट कर सकते हैं. तो व्हाट फार्मर्स नीड एंड आर आस्किंग कि भाई लीगल गारंटी दो हमारे रिन्यूमरेटिव प्राइसेस को लेकर, एमएसपी को लेकर, एंड गवर्नमेंट शुड कमिट द सेम इन द लेजिस्लेशन ऑल्सो. और उनका प्रोक्योरमेंट भी आप बढ़ा के दो. जो लोकल फूड स्कीम है उसके अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन जो है उसके अंतर्गत, और एग्रीकल्चर क्रेडिट रिफॉर्म्स है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट दे रहा है. तो ये सब आप कंटिन्यू रखो और क्रॉप इंश्योरेंस में भी रिफॉर्म लेकर आओ और डिजास्टर कंपेंसेशन भी हमको दो. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर एफपीओज एज इनेबल्ड प्लेयर इन दी मार्केट. वो बोल रहे हैं कि एफपीओ को भी आप एक मार्केट प्लेयर में लाइए और कीप देम ऑन दी आउट ऑन दी के भी इनको बाहर रखिए आप फ्रॉम द परव्यू ऑफ ओवरजीलियस रेगुलेशन में से इनको बाहर रखिए एफपीओज को. रेज इश्यूज जो फार्मर्स ने रेज किया है अब प्रोविजन के ऊपर, ठीक है, जो प्रोविजन हमने देखे थे सरकार के उसके ऊपर फार्मर्स के क्या इश्यूज हैं. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था फेडरल एंगल से कि ये जो एक्ट है प्रोविजन इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल वाला, उसमें ये बोला गया कि आउटसाइड दी एपीएमसी आप ट्रेड कर सकते हो. उसके अलावा इस बिल के अंदर ये भी बोला गया कि सेंटर जो है वो इश्यू करेगी गवर्नमेंट को कि किस तरह से फर्दर लॉस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है. हाउएवर जो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की बात है वो स्टेट लिस्ट के अंदर दी है, ठीक है.
तो सेंटर स्टेट को गाइडलाइन करेगा या तो नोटिस करेगा या तो ऑर्डर इश्यू करेगा, तो वो बात यहाँ पर हजम नहीं होती, ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। सेकंड, लैक ऑफ कंसल्टेशंस। फर्स्ट, जो ऑर्डिनेंस रूट है एंड नाउ जो हेस्ली अटेम्प्ट है इस बिल को पास करने का, उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं किया था और इसकी वजह से मिसट्रस्ट है फार्मर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स है वो है फार्मर्स, तो फार्मर्स को कंसल्ट किए बिना इस लॉ को पास किया गया। उसके अलावा बाय अलोविंग ट्रेड जोन टू कम अप, ट्रेड जोन को आने को बोला है अपार्ट फ्रॉम द एपीएमसी, तो फार्मर्स ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो जाएंगे नए सिस्टम में, जिससे क्या होगा, इवेंचुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को लगता है कि ये लोग निकाल देंगे। थर्ड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये आ रहा है, क्या नाम है, प्राइवेट प्लेयर्स और एपीएमसी के बाहर भी जा सकते हैं, तो उसमें फार्मर को लग रहा है कि एमएसपी कहीं ना कहीं हमारा चलाना चाहिए। एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन नहीं है नॉन एपीएमसी मंडी के अंदर, तो ये भी एक इशू जो है फार्मर्स ने रेज किया था, जो इस बिल के अंदर प्रपोज किया गया कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के बारे में। तो अगर कोई रेगुलेशन नहीं होगा एपीएमसी नॉन एपीएमसी मंडीज के अंदर, तो फार्मर्स को डिफिकल्टी होगी कॉर्पोरेट के साथ डील करने के लिए, और उनका मोटिव क्या रहता है कॉर्पोरेट्स का, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ना ही सोशल थिंग्स करना। फोर्थ, नॉन फेवरेबल मार्केट कंडीशन, तो जब रिटेल प्राइस हाई रहेगा तो जो डेटा है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो सजेस्ट करता है डी एक्सेलरेशन इन दी फार्म गेट प्राइसेस, तो रिटेल प्राइस जब हाई रहेगा तो होलसेल भाव कम करने की सलाह दी जाएगी, तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि होलसेल प्राइस कम हो गया तो फार्मर्स को मिलेगा क्या, क्योंकि लगातार जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स का खेतीबाड़ी करने का वो बढ़ रहा है, ठीक है। और फार्मर्स डू नॉट सी द फ्री मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क, फार्मर्स को ये फ्रेमवर्क ऐसा नहीं चाहिए, उनको तो क्या चाहिए, रिन्यूमरेटिव प्राइसेस चाहिए, एमएसपी चाहिए। फार्मर का जो फियर है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बिकॉज उनके पास एक लाइव एग्जांपल है बिहार का। बिहार ने क्या किया था, एपीएमसी को एबोलिश किया था 2006 में। एबोलिशन के बाद वहाँ के फार्मर्स को लो प्राइस मिल रहा है एज कम्पेयर टू दी एमएसपी फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, इसलिए फार्मर्स को और भी ज़्यादा डर लग रहा है कि एमएसपी ना चला जाए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जो फार्मर्स कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है, तो उनके बीच में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि कंपटीशन को और मजबूती दी जा सके। तो सरकार को मैसिवली फंड इन्वेस्ट करना चाहिए एपीएमसी सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए, एफर्ट्स डालने चाहिए कि जो ट्रेड कार्टल है और वो सब कम हो। उसके अलावा फार्मर्स को अच्छा रोड दे, लॉजिस्टिक स्केल दे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे खेतीबाड़ी को लेकर, जो उनको एक्चुअल में हेल्प कर सके। सेकंड, स्टेट फार्मर्स कमीशन को ज़्यादा एम्पावर करो। तो रादर देन ऑप्टिंग अ हैवी सेंट्रलाइजेशन, ये एक्ट के थ्रू जो आप सेंट्रलाइज कर रहे हो सिस्टम को, उसके अलावा उसकी जगह पर आप क्या करिए, एम्पावर कीजिए स्टेट के फार्मर्स कमीशन को, एंड जो कि रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स के द्वारा, ताकि स्पीडीली सरकार का रिस्पॉन्स मिल सके फार्मर्स के इश्यू के लिए। थर्ड, कंसेंसस बिल्डिंग करिए। तो सेंटर को उन सभी के पास जाना चाहिए जो अपोज कर रहे बिल के, और इंक्लूडिंग फार्मर्स ऑल्सो, और उनको एक्सप्लेन करिए कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है और कैसे ये पूरा का पूरा जो है ऑन बोर्ड इनको ला सकते हैं एक्सप्लेन वगैरह करके। तो फार्मर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, जो भी अपोज कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा सरकार को। फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बिना फ्री मार्केट जो है वो लाखों लोगों को, जो अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल फार्मर्स है, उनको अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज बिल के अंदर इसको रेगुलेट करने की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो पेंडेमिक के तौर पर, पेंडेमिक अगर आया तो उसमें इकोनॉमी जो है वो पूरी हिल सकती है अगर इस प्रकार का रेगुलेशन नहीं हुआ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर रेगुलेशन होने की ज़रूरत है, अगर फार्मर्स बिल के अंदर सरकार चाहती है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाए तो, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर पे चलते हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिखाऊंगा 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के कम के लिए मैं रखूंगा, आप इसको पॉज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी
इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यू फार्म बिल 2020, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्ट, सॉरी व्हाट इज नॉट बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बेनिफिट क्या नहीं है। एंड हियर्स द आंसर, द एग्रीकल्चर एंड मार्केट कौन से लिस्ट के अंदर है? अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, उसके इस लॉ के हिसाब से ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इस तीनों में से कौन सा करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और नीचे ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस किस चीज के लिए है, वीट, पैडी या शुगर केन, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे इन द फार्म बिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा जो मैटर है, फार्म बिल क्या होता है और क्या अपोजिशन है वगैरह वगैरह। इसमें फर्दर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो ईमेल आईडी magnitudeinstitute@gmail.com पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।